इस वीडियो का कंटेंट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो आप वीडियो को समझने के लिए बुक की भी हेल्प ले सकते हैं। और आज का टॉपिक है ज्यामिति विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात करना। फिर से सुन लें, ज्यामिति विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात करना, या बिंदु विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात करना, या बिंदु विधि से मांग की कीमत लोच ज्ञात करना। एक्चुअली मांग की कीमत लोच निकालने की दो विधियां हैं, दो या तीन विधियां हैं। उसमें एक विधि हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुपातिक विधि। दूसरी विधि है ज्यामिति विधि। तो आज हम ज्यामिति विधि को समझेंगे, क्या होती है ये। आप अपने बुक पर पेज नंबर 32 निकालेंगे तो आपको ऊपर लेफ़्ट साइड में ये ज्यामिति विधि या बिंदु विधि आपको दिखाई देगा। तो इस विधि में आप गौर से देखेंगे, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ पे एक मांग वक्र है ए से बी तक। इसमें पॉइंट्स दिए हैं ए एन पी एम बी, ये बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ए एन पी एम बी। ये आपको डिस्क्राइब करके इस वीडियो में समझाया जाएगा, या इस पाठ्य पुस्तक में समझाया गया है कि हम ग्राफ पर कैसे मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। तो ये जो 5 श्रेणियां इसमें दिखाई गई हैं, इसके लिए आपको, इस वीडियो को समझने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 35 समझना या सुनना या देखना ज़रूरी है, या मैं कहता हूँ मैंडेटरी है। क्योंकि इस जो टॉपिक में आपको ये पॉइंट समझाए गए हैं, ये 5 श्रेणियाँ निकाली समझाई गई है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ क्या होती हैं। फिर से सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ होती क्या हैं। तो अगर आपने मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ समझी हैं या पता हैं, तभी आप इस वीडियो को या इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकेंगे, बेटर समझ सकेंगे। इसमें इस 5 श्रेणियों को ग्राफ पर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में समझाया गया है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, ये 5 श्रेणियाँ यहाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहली श्रेणी होती है पूर्णतया लोचदार, आपने पढ़ी होगी, ईडी बराबर इनफाइनाइट, यानी कि बहुत लोचदार वस्तु। दूसरी होती है लोचदार श्रेणी, ईडी ग्रेटर देन 1, इसका माप होती है। तीसरी श्रेणी होती है इकाई बराबर लोच। फिर से सुन लीजिए, इकाई बराबर लोच, यानी ईडी इक्वल टू 1। फिर होती है चौथी श्रेणी बेलोच, या हम कहें तो बहुत कम लोचदार, ईडी स्मॉल देन 1 इसकी माप होती है। और फिर 5वीं श्रेणी होती है शून्य लोच, यानी ईडी बराबर 0। हमने यह पहले की वीडियो नंबर 35 में इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा है। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि इन 5 जो लोच की श्रेणियां हैं, या मांग की कीमत लोच ये के जो 5 ये प्रकार हैं, या जो 5 वर्ग हैं, इसको हम ज्यामिति आधार पर कैसे निकालते हैं। फिर से सुन लीजिए, ज्यामिति आधार पर कैसे निकालते हैं। तो आप पहले एक पढ़ चुके हैं अनुपातिक विधि वाला, उसका हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है। वो विधि तो हमें समझ में आ गई, एक बार फिर से भी रिवाइज कर लेंगे। लेकिन अब हम ये देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपको ये स्लाइड ज़रा ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो ये स्लाइड आपको गौर से देखनी पड़ेगी। आपको क्या करना है कि अपनी बुक भी ओपन नहीं है, पेज नंबर 32 अगर आप ओपन नहीं करेंगे बुक पे, तो आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको अपना पेज नंबर 32 निकाल लेना है और इस टॉपिक को आपको देखना है। पहले अपनी कॉपी पे नोट करना है ये जो मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लिया हमने। ये अब इसको हम कहेंगे मांग वक्र। 1 नंबर पे दिखाई दे रहा है आपको, एक लाइन पड़ी हुई है, ये मांग वक्र हो गया। फिर देखिए, साथ में 2 नंबर लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको राइट साइड में 2 नंबर। 2 नंबर पे हमने क्या किया, इस जो मांग वक्र है, ये जो पूरा लाइन खींची हुई है टेढ़ी, ये जो मांग वक्र इसको हम कहेंगे। मांग वक्र को हमने 2 भागों में बांटने की कोशिश की पी बिंदु पर। तो हमने एक बिंदु ले लिया पी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये पी बिंदु के नीचे वाला साइड जो है और ऊपर वाला साइड है, अगर इसको हम नाम दें तो पी से लास्ट बिंदु तक देखिए, नीचे वाला हिस्सा निचला हिस्सा कहलाएगा, और पी बिंदु से ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर की साइड जा रहा है, जहाँ पे वो लाइन ख़त्म हो रही है, काट रही है मांग वक्र की, वो ऊपरी हिस्सा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप खुद सोचिए। पी, हमने एक मांग वक्र लिया, मांग वक्र पे एक बिंदु पी खींचा, पी बिंदु एकदम बराबर है बीच में, तो ये पी बिंदु 2 भागों में इसको बांट देता है, इस मांग वक्र को। इस 2 भागों में बांटा
तो जो इसका नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है निचला हिस्सा कहलाएगा, और इसका ऊपर साइड जो हिस्सा है वो इसका ऊपरी हिस्सा कहलाएगा। और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को ये दोनों आधा आधा बटा हुआ, यानी P बिंदु पर पूरा बराबर का ऊपर नीचे का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा बिंदु ऊपर होता तो ऊपरी हिस्सा कम हो जाता, अगर बिंदु नीचे होता तो निचला हिस्सा कम हो जाता, लेकिन यहाँ पर P बिंदु जो मांग वक्र को बराबर बीच के स्थिति में काट रहा है तो इसको ऊपर वाला हिस्सा ऊपरी हिस्सा कहलाएगा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये निचला हिस्सा कहलाएगा। ये ऊपरी हिस्सा निचली हिस्सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम ज्यामिति विधि में इसी तरह से मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं? इसके लिए एक सूत्र होता है कि फला बिंदु पर या x बिंदु पर मांग की कीमत लोच बताइए, या P बिंदु पर मांग की कीमत लोच बताइए। तो होता क्या है, मांग वक्र पर कहीं भी बिंदु दे दिया जाता है, वहाँ पर आपको मांग की कीमत लोच निकालनी पड़ती है। तो मांग की कीमत लोच निकालने के लिए आपको एक सूत्र बताया जाता है। वो सूत्र कुछ इस तरह से होता है कि फला बिंदु पर मांग की कीमत लोच बराबर निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। फिर से सुन लीजिए, फला बिंदु, फला का मतलब x, y, m, p जो भी बिंदु आपसे पूछा जाए, फला बिंदु पर मांग की कीमत लोच बराबर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। तो ये सूत्र होता है। अब हम इसी तरह से इस सूत्र को समझने के लिए हमने पहले निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा समझा क्या होता है। तो अब जब आपने निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सा समझ लिया तो देखिए अब हम ज्ञात करेंगे, पहला हमारा जो हमारी किताब में पहली चीज़ समझाई गई है वो हम समझेंगे। पहली चीज़ क्या समझाई है? पहली चीज़ हमसे बताई गई है कि P बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। अगर आप किताब खोल के देख रहे हो तो उसमें साफ लिखा है P बिंदु पर मांग की लोच। P बिंदु पर मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन पॉइंट P। तो इसके लिए आपको सूत्र दिया है मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा, ये सूत्र दिया है। और ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा क्या होता है ये हमने अभी देखा, ग्राफ बना करके देखा कि नहीं देखा? आपने अभी ग्राफ बनाया, उसको P बिंदु पे काटा। और अगर आपको वो ग्राफ चीज़ नहीं समझ में आई तो यहाँ मैंने फिर से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। ये मांग वक्र है, A से लेकर B तक का ये मांग वक्र है। इसको P बिंदु पर मांग वक्र पूछ रहे हैं कि मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो P बिंदु से अगर आप ऊपर की ओर देखें तो P से A ऊपरी हिस्सा हो गया और P से B निचला हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? अब P बिंदु की विशेषता यह है कि ये बराबर भागों में बांट रहा है मांग वक्र को। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र देख लिए, लिखा हुआ है। सूत्र है निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, यानी मांग का निचला हिस्सा बटे मांग का ऊपरी हिस्सा। तो निचला हिस्सा क्या है? P B, देख लीजिए निचला हिस्सा P से B, और ऊपरी हिस्सा क्या है? P A। तो P B बटे P A, और ED बराबर क्या हो गया? 1। अब यहाँ पे बात आएगा 1 क्यों हो गया? देखिए 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पूरा मांग का जो वक्र है A से B तक, ये इसको P क्या कर रहा है? बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? गौर से देखिए, P जो है वो बराबर भागों में बांट रहा है। P B भी सेम साइज़ है और P A भी सेम साइज़ है। तो ऊपर वाले बराबर जब बट रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा भी बराबर होगा और निचला वाला हिस्सा भी बराबर होगा। तो दोनों बराबर हैं तो बराबर बराबर कट जाएंगे, तो एक होगा कि नहीं होगा? तो ED बराबर 1। अब जरा आप अकल लगाइए, ED बराबर 1 हमारी कौन सी श्रेणी होती है? ED बराबर 1 होती है हमारी इकाई बराबर लोच। फिर से सुन लीजिए, इकाई बराबर लोच वाली श्रेणी होती है। मांग की कीमत लोच की इकाई बराबर लोच वाली श्रेणी होती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक थोड़ा और ट्राई करते हैं हम समझने के लिए कि ये ED बराबर 1 कैसे आ गया। वैसे समझ में आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आया तो फिर से ट्राई करते हैं। तो देखते हैं हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस AB की जो लाइन है यानी मांग वक्र की जो लाइन है, हम क्या करते हैं इस लाइन को 10 मान लेते हैं। ये देखिए मैंने लिखा भी है कि मान लें मांग वक्र वाली जो लाइन है AB की जो लाइन है इसको हम 10 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 10। तो P बिंदु पर आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ज़रा गौर से सोचिए, AB की लाइन मान लीजिए 10 है, तो 10 को अगर P बिंदु से देखें तो P बिंदु से आधा आधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एकदम बीच में, यानी कि नीचे वाला हिस्सा PB 5 में हो जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा? PA 5 में हो जाएगा। तो जब दोनों बराबर हो गए यानी PB 5 और PA 5, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 बार बांट दिया, PA 5 और PB 5, यानी कि निचला हिस्सा भी बराबर है ऊपरी हिस्सा भी बराबर है। तो अब हम जरा क्या करते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है ED बराबर
मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। तो निचला हिस्सा कितना निकाला आपने, पी बी 5, और ऊपरी हिस्सा आपने कितना निकाला, पी ए 5। दोनों का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा? तो देखिए ये 1 आ गया, ये जो देखिए आपको ये आ गया 1। वही हमने यहाँ पे सूत्र में मान रख दिया कि ई डी इक्वल टू निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा पी बी बटे पी ए बराबर 5 बटे 5। तो मांग की कीमत लोच ए बराबर 1, यानी ई डी बराबर 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1, यानी कि ये कैसी श्रेणी है, इकाई लोच की श्रेणी है। तो 5 श्रेणियाँ हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, ध्यान से सुन लीजिए। 5 श्रेणियाँ हमने पिछले वीडियो में समझी थी। तो 5 श्रेणियों में हमने अभी ज्यामिति विधि से पहली जो श्रेणी है वो समझी। अभी हमने ज्यामिति विधि से पहली जो इकाई बराबर लोच है वो समझी। इकाई बराबर लोच आपको कहाँ मिली, मांग वक्र के पी बिंदु पर, और पी बिंदु कहाँ है, एकदम बीचों बीच में है। तो आप किताब में भी देखेंगे तो यही आपको बताया गया है कि पी बिंदु पर मांग की लोच होती है इकाई बराबर 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट श्रेणी पे। नेक्स्ट श्रेणी को आप अगर आप देखेंगे तो हमें एम बिंदु पर मांग की लोच पूछा गया है कि एम बिंदु पर हम मांग की लोच कैसे निकालेंगे। तो भाई हम पहले देखते हैं कि उसी ग्राफ में एम बिंदु कहाँ बना है। तो आपको पेज नंबर 32 पे एम बिंदु नीचे के साइड, मतलब ए बी के जो मांग वक्र है, ए बी जो मांग वक्र है उसमें थोड़ा नीचे, पी से थोड़ा नीचे की ओर वो मांग वक्र दिखेगा। अब वो तो दिखेगा किताब पर, तो लेकिन हम यहाँ स्लाइड पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसी मांग वक्र पर एम बिंदु बनाएं तो एम बिंदु कुछ इस तरीके से नज़र आएगा कि नहीं आएगा आपको, जैसा स्लाइड में बना हुआ है, आएगा। अब जरा एम बिंदु से आप नीचे की ओर चलिए, तो नीचे की ओर कहाँ तक लास्ट है, लास्ट है आपका बी बिंदु तक। एम से स्टार्ट करके आप नीचे जाएंगे तो लास्ट कहाँ तक है, बी बिंदु तक, और ऊपर की ओर जाएंगे तो कहाँ तक निकलेगा, एम से ऊपर तक जाएंगे तो ए बिंदु हमारा लास्ट है। तो ज़रा आप ऊपरी और निचला हिस्सा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। एम से ए तक ऊपरी हिस्सा हो गया और एम के नीचे बी तक निचला हिस्सा हो गया। लेकिन ज़रा एक बात ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुन लीजिए, लेकिन ज़रा एक बात ध्यान से सुनिएगा, वो ये सुनिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया है कि बराबर नहीं रहा। अब मामला बराबरी का नहीं रहा। पी बिंदु पर तो मामला बराबरी का था, लेकिन यहाँ पर मामला जो है बराबरी का नहीं है। अब क्या हो गया है कि जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और निचला हिस्सा क्या हो, थोड़ा सा छोटा हो गया है। ऊपरी हिस्सा बड़ा हो गया है और निचला हिस्सा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर सूत्र रखते हैं, क्या सूत्र है कि ई डी एम बिंदु पर। अब हमें कहाँ पे निकालना है, मांग की लोच एम बिंदु पर निकालनी है। हमसे प्रश्न में यही पूछा जाएगा कि कौन कौन से बिंदु पर निकालना है, तो एम बिंदु पर हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ई डी बराबर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। अब वो निचला हिस्सा कहाँ से पता पड़ेगा, एम बी हमारा नीचे का हिस्सा, और ऊपरी हिस्सा कहाँ है, एम ए यानी कि ऊपरी हिस्सा। तो निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, और हमारा मांग जो लोच आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर हमने निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा एम बी बटे एम ए, अतः मांग की कीमत लोच 1 से कम है, यानी कि ई डी स्मॉल देन 1, यानी कि जो मांग की कीमत लोच की श्रेणी है वो बेलोचदार है। फिर से सुन लीजिए, मांग की कीमत लोच की जो श्रेणी है वो बेलोचदार है, क्योंकि बेलोचदार जब मांग की कीमत लोच होती है तो वो निकलता है, उसकी माप होती है ई डी स्मॉल देन 1। अब आप कहेंगे कि 1 से कम क्यों है सर, समझ में नहीं आ रहा। तो 1 से कम इसलिए क्योंकि ऊपरी हिस्सा आपका ज़्यादा है और निचला हिस्सा आपका कम है, तो बड़े हिस्से को जब छोटे हिस्से में भाग करेंगे तो 1 से कम ही आएगा। ठीक है, अब किताब में तो ये लिखा हुआ है कि 1 से कम है। अब हम थोड़ा देसी नज़रिए से सोचते हैं या एकदम व्यवहारिक तरीके से सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, इस लाइन को फिर से 10 मान लेते हैं, यानी ए बी की लाइन को हम क्या मान लेते हैं, 10 है। देख लीजिए आ गया, माना कि मांग वक्र की लाइन 10 है, तो ज़रा एम से बी तक का हिस्सा 5 से कम होगा और एम से ए तक का हिस्सा जो है वो 5 से ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, पी बिंदु पर 5-5 हो रहे थे, तो एम बिंदु पे तो ऑब्वियसली कम होना ही है ना, एम बिंदु पे तो कम होगा। दिखाई नहीं दे रहा आपको, 10 को अगर आप एम ए में देखो और 10 को आप एम बी में देखो तो आपको एम ए वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और एम बी वाला पार्ट छोटा लग रहा है। तो हमने एम ए वाला पार्ट मान लिया 6 हो गया और एम बी वाला पार्ट हो गया 4, यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है वो बड़ा है और निचले हिस्सा छोटा है। तो हमने क्या किया, एम बी को मान लिया 4 और एम ए को मान लिया 6। अब हमने क्या किया, निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा लिखा, तो ई डी बराबर 4/6। 4/6 का मतलब 4 निचला हिस्सा एम बी और 6 ऊपरी हिस्सा यानी कि एम ए। अब जरा हम 6 का भाग लगाएंगे 4 में तो हमारा क्या आएगा, 6 × 36, 6 × 36, 6 × 36 पॉइंट में आया कि नहीं आएगा।
तो जो 0.666 है ये क्या 1 से कम है कि नहीं? अगर आप इस बात को मानते हैं, अगर आप इस बात को मानते हैं कि 0.666 1 से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ED स्मॉल देन 1, ED स्मॉल देन 1, यानी इसका मतलब यह एक बेलोचदार मांग की कीमत लोच है, यानी कि बेलोचदार है। इसकी मांग की कीमत लोच क्या है? बेलोचदार है। ये हमने कौन सी श्रेणी पढ़ी? ये हमने दूसरी श्रेणी पढ़ी। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये 10 जो लाइन मानी है मैंने और जो 6 4 माना है, ये कहीं ऐसा लिखा नहीं कि ऐसा ही हो, ये हमने सिर्फ समझने के लिए माना है। अब हमें अगर ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सरल तरीके से हम क्या करते हैं, इसको 10 को मान लेते हैं। और अगर आप 10 की लाइन मानेंगे और M को देखेंगे तो M से A बड़ा दिख रहा है और M से B छोटा दिख रहा है, तो निचला हिस्सा छोटा है, ऊपरी हिस्सा बड़ा है, तो निचले हिस्से को और ऊपरी हिस्से को आपस में डिवाइड किया तो हमारा आया 0.666, जो कि 1 से कम है, यानी कि ED स्मॉल देन 1, यानी कि ये हमारी बेलोचदार एक मांग की कीमत लोच है। अब हमने यहाँ तक मांग की कीमत लोच की दूसरी श्रेणी पढ़ ली। किस विधि से? ज्यामिति विधि से। फिर से सुन लीजिए, हमने ज्यामिति विधि द्वारा मांग की कीमत लोच की दूसरी श्रेणी पढ़ ली। उस दूसरी श्रेणी का नाम है इकाई से कम लोच। तो आइए अब हम चलते हैं तीसरी श्रेणी पर। आइए हम चलते हैं तीसरी श्रेणी पर। तीसरी श्रेणी को देखते हैं, यानी कि बी बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। किताब में भी आपको दिख जाएगा तीसरा नंबर पे, बी बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। तो हम देखते हैं स्लाइड को। अगर आप बी बिंदु पर ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा ज्ञात करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे एक वक्र बनाना पड़ेगा। ए बी वक्र आप बना लेंगे, देखिए इसमें भी बना हुआ है। इसको आप ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्सा में देखें तो ए बी हमारा मांग वक्र है। अगर हम बी बिंदु पर ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे साथ में एक खास चीज़ नज़र आएगी। वो खास चीज़ हमारे सामने क्या नज़र आएगी कि बी के नीचे तो भैया कुछ है ही नहीं। देखो गौर से, आँख खोल के देखिए, ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है बी के नीचे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी तो अंतिम बिंदु है ही, यानी बी से ए तक मांग वक्र है, तो बी के नीचे कुछ नहीं है, यानी निचला हिस्सा क्या है? 0। निचला हिस्सा क्या है? 0। निचला हिस्सा क्या है? 0। जब निचला हिस्सा 0 है तो ऊपरी के हिस्से की ओर हम भागते हैं, ऊपर के हिस्से तक देखते हैं कि ऊपर का हिस्सा कहाँ तक जाता है। ऊपर के हिस्से पे आप चढ़ते चले जाइए, चढ़ते चले जाइए, एक ए तक चढ़ जाइए, यानी कि सारा कुछ क्या है? ऊपरी हिस्सा ही है इस वक्र में। इस वक्र में बी बिंदु पर निचला हिस्सा तो 0 है और ऊपरी हिस्सा ही बाकी कुछ बचा है। तो हम सूत्र वापस लगा देंगे, बी बिंदु पर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र का ऊपरी हिस्सा। अब बी बिंदु पर निचला हिस्से की माप क्या होगी? 0 होगी, किताब में लिखा है, बटे ए बी। ए बी क्या है? ऊपरी हिस्सा है। तो यहाँ पर किताब में हमको बताया गया है कि ED बराबर 0 होगा, क्योंकि हम जब 0 में किसी का भाग करेंगे तो 0 आंसर आएगा। इसलिए मांग वक्र कि ये जो लोच है, ये बी बिंदु पर जो लोच है वो कैसी लोच है? वो शून्य लोच है। कैसी लोच है? शून्य लोच है। अब अगर हम इसको ऊपरी हिस्से निचले हिस्से को थोड़ा सरल शब्दों में समझना चाहें तो जरा नीचे वाली लाइनों को देख लें। लिखा है, मान लें इस मांग वक्र की लाइन 10 है। मान लो ए बी 10 है। अगर ए बी 10 है तो बी बिंदु के नीचे तो कुछ नहीं है। फिर देखिए लिखा है, तो बी बिंदु से ए बिंदु तक पूरा का पूरा ऊपरी हिस्सा होगा कि नहीं होगा? दिखाई दे रहा है ऊपरी हिस्सा बी बिंदु से ए बिंदु तक, और इस ऊपरी हिस्से का माप क्या है? 10 है कि नहीं है? और बी बिंदु के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 0। इसलिए 0 बटे 10 बराबर 0, अतः ED बराबर 0, अतः ED बराबर 0। ये कैसी मांग की कीमत लोच है? ये है मांग की कीमत लोच, इसको हम कहते हैं शून्य लोच। क्या कहते हैं? शून्य लोच। शून्य लोच कब होती है? जब ED बराबर 0 होता है। वीडियो नंबर 35 में इस बात का पूरा डिस्क्राइब किया गया इस बात को। तो शून्य लोच हमने ज्ञात कर ली। अब हमने क्या समझा? अब हमने समझा तीसरी श्रेणी। क्या समझी? तीसरी श्रेणी किसके माध्यम से? ज्यामिति विधि के माध्यम से। यानी कि ज्यामिति विधि के माध्यम से मांग वक्र पर हमने शून्य लोच ज्ञात करना सीख लिया कि किस बिंदु पर हमें शून्य लोच मिलेगा। यानी बी के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि वो निचला हिस्सा हो गया, सबसे यहाँ 0 हो गया उसका मान। और बी बिंदु से ऊपर की ओर बढ़े तो बी से ए, यानी ये सब ऊपरी हिस्सा हो गया। और जब ये ऊपरी हिस्सा हो गया और बी के नीचे निचला हिस्सा हो गया तो अपने पास में क्या बचा? अपने पास में 0 बचा बी स्थिति पर, और बी से ए बचा 10, और इन दोनों का हमने भाग लगाया तो ED बराबर हमारा 0 आया, यानी कि हमने तीसरी श्रेणी समझ ली। तो यहाँ तक था। अब हम आते हैं चौथी श्रेणी पर। चौथी श्रेणी के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो ये देखिए चौथी श्रेणी, आप किताब में भी देखेंगे वहाँ पे यही लिखा है। चौथी श्रेणी का हमारा जो बिंदु है वो ऊपर चढ़ गया है। देखिए कहाँ चढ़ गया है? उस बिंदु का नाम है N। तो हम अब ज्ञात करेंगे
किसी मांग वक्र पर जब n बिंदु ये दिया है, यहाँ पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। तो कीमत लोच निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सूत्र लिखना होगा ई डी बराबर मांग वक्र का निचला हिस्सा बटे मांग वक्र ऊपरी हिस्सा। तो अब हम मांग वक्र का निचला हिस्सा देखते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं कहाँ पे है। तो n बिंदु पे हम देखते हैं, n से b तक हम देखते हैं, यानी n के नीचे वाला जो b तक का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, निचला हिस्सा कहलाएगा। और n के ऊपर जरा देखिए, n के ऊपर आप चढ़ेंगे तो a, लास्ट बिंदु क्या है a, तो n से a तक क्या कहलाएगा, ऊपरी हिस्सा कहलाएगा। थोड़ा सा गंदा राइटिंग आ गया है, लेकिन आप अगर कॉपी पे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऊपरी हिस्सा हो गया। तो एन ए क्या हो गया, ऊपरी हिस्सा, और एन बी क्या हो गया, निचला हिस्सा। तो हमने एन बी निचले हिस्से को लिखा बटे एन ए ऊपरी हिस्से को लिखा, और हमारा आंसर आया एन बी ग्रेटर देन एन ए, अर्थात ये जो मांग की जो लोच है वो क्या है, ई डी ग्रेटर देन 1। क्या है, ई डी ग्रेटर देन 1। तो ये तो ग्राफ पे ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा क्या है, तो फिर वही करो जो हम पहले से करते आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है लाइन बना करके, माना मांग वक्र की जो लाइन है 10 है, मान लिया 10 है, तो जरा निचला हिस्सा ढूंढोगे तो तुमको निचला हिस्सा जो है ज़्यादा नहीं लग रहा है 5 से, और ऊपरी हिस्सा कम नहीं लग रहा है, तो ऊपरी हिस्सा क्या होगा, अधिक होगा, 5 से अधिक होगा, निचला हिस्सा 5 से अधिक होगा। और जो एन ए है यानी ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, 5 से कम होगा। तो हम मान लेते हैं निचला हिस्सा क्या हो गया 6 और ऊपरी हिस्सा क्या हो गया 4। तो अब हम क्या करते हैं, सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या है, ई डी बराबर निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा, यानी कि एन बी बटे एन ए, यानी कि एन बी बटे एन ए। एन बी क्या है, निचला हिस्सा, एन ए क्या है, ऊपरी हिस्सा। एन बी का मान हमने क्या निकाला, देखा 10 में निचला हिस्सा ज़्यादा है यानी कि 6, और 10 में ऊपरी हिस्सा कम है यानी कि 4। अब 4 को 6 में भाग दो तो क्या होगा, 1.5। 1.5 होगा कि नहीं होगा। अगर 1.5 आपको 1 से ज़्यादा लगता है कि नहीं ज़्यादा लगता है, 1.5 1 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर 1.5 1 से ज़्यादा है, अगर 1.5 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ई डी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, ई डी ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, ई डी ग्रेटर देन 1 है। यानी कि ये कैसी मांग की कीमत लोच है, ये कैसी श्रेणी है, ये है इकाई से अधिक लोचदार। ये कैसी श्रेणी है, इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार का मतलब ये थोड़ी ज़्यादा लोचदार वाली वस्तु है। और ये इकाई से अधिक लोच क्या होती है, जाइए वीडियो नंबर 35 को ओपन करिए, उसमें आपको पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की गई है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, चौथी श्रेणी पढ़ ली। क्या पढ़ी, चौथी श्रेणी, मांग की कीमत लोच की चौथी श्रेणी। यानी अब हम ज्यामिति विधि के द्वारा जो चौथी श्रेणी है, यानी कि इकाई से अधिक लोचदार श्रेणी है, ये निकालना सीख गए हैं सूत्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से। अब अपन आते हैं लास्ट श्रेणी पर, यानी कि 5वीं श्रेणी पर। और 5वीं श्रेणी क्या बची है, ई डी बराबर इनफाइनाइट, सारी हो गई। ई डी बराबर 0 हो गई, ई डी बराबर 1 हो गई, ई डी स्मॉल देन 1 हो गई, ई डी ग्रेटर देन 1 हो गई, ये पढ़ ली ग्रेटर देन। अब हमारे पास बची है ई डी बराबर इनफाइनाइट। तो हम देखते हैं ई डी बराबर इनफाइनाइट को कैसे हम निकालेंगे ग्राफ के माध्यम से और सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो देखिए स्लाइड को, तो ये देखिए हमारा 5वां और आखिरी चरण है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि हम ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करें। किस पे ज्ञात करें, ए बिंदु पर। तो ये देखिए एक मांग वक्र है ए बी। ए बिंदु से अगर आप नीचे की ओर ज्ञात करें तो ए से लेकर बी तक निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ए से बी तक निचला हिस्सा है, क्योंकि ए के नीचे बी तक निचला हिस्सा हो गया लास्ट बिंदु तक। अब जरा आप ए से ऊपर जाने की कोशिश कीजिए तो ए से ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ए से ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए के आगे कुछ है ही नहीं, ए प्रारंभिक बिंदु है। तो ए बिंदु पर जो हिस्सा है वो तो हो गया 0, और जो ए बिंदु के नीचे है वो पूरा पूरा हिस्सा निचला हिस्सा बन गया। तो हम सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या है, ई डी बराबर निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। तो निचला हिस्सा क्या है, निचला हिस्सा है ए बी, और ऊपरी हिस्सा क्या है, ऊपरी हिस्सा कुछ नहीं है यानी 0। तो किताब में भी यही लिखा है ए बी बटे 0, और किसी में अगर 0 का भाग दे दो तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। तो अनंत का ये चिन्ह भी बन गया, अतः ई डी बराबर अनंत। यानी कि ये पूर्णतया लोचदार कीमत, ये पूर्णतया कीमत लोच जो है ये लोचदार है। ये मांग की कीमत लोच कैसी है, पूर्णतया लोचदार। यानी अगर मांग वक्र में सबसे ऊपर यानी जहाँ प्रारंभ हो रहा है उस बिंदु पर अगर हम कीमत लोच ज्ञात करें तो क्या निकलेगी कीमत लोच, ई डी बराबर इनफाइनाइट, यानी कि पूर्णतया लोचदार।
अब अगर आपको ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा समझ में नहीं आया है तो फिर हम वही दो हमारा सरल शब्दों में जो तरीका है वो लगा के देखते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो 10 मान के मैं बता रहा हूँ ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये सिर्फ हम समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखिए मान लें मांग वक्र है कि लाइन है 10, मान लें मांग वक्र की लाइन क्या है 10, तो ए से बी तक का जो पूरा हिस्सा होगा वो निचला हिस्सा है कि नहीं। ए के नीचे देखो, ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच पूछी गई है, तो ए के नीचे देखो कितना है, ए के नीचे आप देखेंगे तो बी तक आपको निचला हिस्सा मिलेगा। तो ऊपर का हिस्सा आपके पास में कुछ है ही नहीं, 0 है। तो ए से बी तक अगर निचला हिस्सा है तो पूरा पूरा निचला हिस्सा क्या होगा, 10 हो गया कि नहीं हो गया, पूरा पूरा निचला हिस्सा 10 हो गया और ऊपरी हिस्सा कुछ है ही नहीं, 0 है। तो इसलिए फिर सूत्र में अगर मान रखेंगे तो निचला हिस्सा क्या कहलाएगा, ए बी, ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा, कुछ है ही नहीं यानी कि 0। तो ई डी बराबर ए बी बटे 0, ई डी बराबर ए बी बटे 0, यानी कि ए बी कितना है 10, ए बी कितना है 10। तो 10 में 0 का भाग दें, अगर हम किसी में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। तो इनफाइनाइट का ये मार्क आ गया। अतः मांग की लोच ई डी बराबर अनंत होगी, ई डी बराबर इनफाइनाइट होगी, या इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण लोचदार होगी। क्या होगी, पूर्ण लोचदार होगी। यानी कि एक मांग वक्र है, उस मांग वक्र पर जो ए बिंदु है वहाँ पर मांग की कीमत लोच होगी अनंत, या मांग की कीमत लोच होगी पूर्णतया लोचदार। यानी कि हमने पांचों श्रेणियाँ ज्यामिति विधि पर कैसे निकालते हैं, ज्यामिति विधि के द्वारा, बिंदु विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं वो हमने सीख ली। अब आपको करना ये है कि जहाँ पे भी आपको कोई डाउट हो आपको थोड़ा बैक कर करके वीडियो को सुनना है, समझना है, ठीक है। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें स्पीड थोड़ी जल्दी जल्दी बोल सकता हूँ, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ लाइनें जल्दी जल्दी में बोल दी हूँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा वहाँ पॉज करके बैक करना है और फिर से सुनना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप बैक कर करके भी सुनने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर भी तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, हमने पांचों जो श्रेणियाँ हैं उसको ज्यामिति बिंदु विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो हमने अब इस टॉपिक में विधि द्वारा मांग की कीमत लोच निकालने की प्रयास किया और समझने की कोशिश की। कितनी श्रेणियाँ थी, हमने मांग वक्र को देखा, ए से बी तक हमारा मांग वक्र है और उस पर ए बिंदु पर हमने मांग की लोच निकाली, एन बिंदु पर निकाली, पी बिंदु पर निकाली, एम बिंदु पर निकाली और बी बिंदु पर निकाली। ए बिंदु पर अनंत लोच है यानी कि पूर्णतः लोचदार है, ई डी बराबर इनफाइनाइट। एन बिंदु पर थोड़ी ज़्यादा लोचदार या लोचदार, ई डी ग्रेटर देन 1। पी बिंदु पर इकाई बराबर लोच यानी ई डी बराबर 1। एम बिंदु पर बेलोचदार यानी ई डी स्मॉल देन 1 यानी इकाई से कम लोचदार, और ई डी बराबर 0 बी बिंदु पर यानी कि शून्य लोच। यानी ए बिंदु पर पूर्णतः लोचदार है ज्यामिति विधि के अनुसार, एन बिंदु पर लोचदार है, पी बिंदु पर इकाई बराबर लोच है ज्यामिति विधि के अनुसार, एम बिंदु पर कम लोचदार या बेलोचदार है ज्यामिति विधि के अनुसार, और बी बिंदु पर शून्य लोच है ज्यामिति विधि के अनुसार। तो ये 5 श्रेणियाँ जो आपके पेज नंबर 32 पर ऊपर की ओर चित्र बना है वही यहाँ स्लाइड में बना है, इसके अनुसार आपने 5 श्रेणियाँ समझ ली। इसके बाद में आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है। अगर आप ये अच्छे से समझ चुके हैं, 2-3 बार वीडियो देखिए, रिवाइंड करिए, बैक कर करके देखिए, और अगर आप समझ चुके हैं तो ये 3 मांग वक्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आपको बताना है पहला, के बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी यानी कि ई डी बराबर क्या होगी। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है एल, तो आपको बताना है एल बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या होगी। समझ के बताना है, ये नहीं कि किताब में टिप टाप के बता दिया, ऐसा नहीं, समझ के और सूत्र का प्रयोग करके भी बताना है। और फिर आपने तीसरा बिंदु देखिए टी, तीसरा मांग वक्र वहाँ पे लिखा है टी, टी बिंदु पर कीमत लोच क्या होगी मांग की, ये आपको बताना। ऐसा मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि अगर परीक्षा हुई, अब इस बार का तो पता नहीं क्या होना है, लेकिन अगर एग्ज़ाम होते हैं तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ग्राफ दे दिया जाता है और एक पॉइंट बना दिया जाता है, कोई भी के टी एल ऐसा कोई भी, और पूछा जाता है कि बताइए कि इस बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या है। तो आपको मेरे हिसाब से इतना समझ आ गया होगा, तो आप इसको
आसानी से कर सकते हैं। इन 3 बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। हमने ज्ञात कर लिया कि मांग की विभिन्न श्रेणियों को हम ज्यामिति विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप बैक कर के देखिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।